नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं और वो मेहमान है डॉक्टर राम मनोहर, जो कि पेशे से एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और क्योंकि इस बार हमारे इस कार्यक्रम में किस तरीके से छोटे बच्चों को क्योर किया जाता है, अगर उन्हें किसी तरीके की बीमारी होती है तो उससे किस तरीके से उन्हें बचाया जाता है, और आने वाले दिनों में किस तरीके से जो बच्चे हैं वो इंडोर और आउटडोर गेम में फर्क करना शुरू कर चुके हैं, इन सारे मुद्दों पे इस बार इस खास पेशकश में हम खुलकर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे शो में। सर, क्योंकि बात बच्चों पर हो रही है और आज के डेट में अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर बहुत सारी चीजें इतनी हावी हो गई है कि बच्चों ने कहीं ना कहीं जो आउटडोर गेम होते हैं वो तो खेलना बिल्कुल छोड़ ही दिया है। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेरा सवाल है सर, वो ये है कि किस तरीके से आपने अपनी ये पूरी शुरुआत की है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही क्यों बनना था आपको? वैसे मेरा प्राइमरी एजुकेशन तो छत्तीसगढ़ से है, बिलासपुर से है, और मेडिकल एजुकेशन मेरा इंदौर से है, MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से। MBBS करते तक मैं बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं किया था कि मुझे चाइल्ड इस पर किस फील्ड में जाना है। इंटर्नशिप में हमें सभी डिपार्टमेंट्स में क्लिनिकल पोस्टिंग होती है और वहाँ सीखने का मौका मिलता है। मेरी इंटर्नशिप पोस्टिंग में मैंने खास एक बात हमारे HOD उस समय बोले थे, उसने बहुत प्रभावित किया मेरे को। वो बोले कि जैसे कोई बच्चा आता है, बहुत सीख रहता है, तकलीफ़ में रहता है, पेन में रहता है, सीख दिखता है, कई बार माँ बाप रोते रहते हैं, आप उसको ट्रीट करते हैं और एक दिन 2 दिन बाद बच्चा जब ठीक हो जाता है तो उसकी जो इनोसेंट स्माइल मिलती है आपको जी। नेक्स्ट डे अब आते हैं, शाम को बच्चा बीमार है, दूसरे दिन या तीसरे दिन मॉर्निंग में आप आते हैं तो एक स्माइल जो मिलती है वो आपका सबसे बड़ा इनाम है और इसका कोई मूल्य नहीं है, पूरी दुनिया में कोई मूल्य नहीं है इसका। तो उनकी इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और इसलिए मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने का निर्णय लिया। शुरुआती दिनों में ये कार्य पूरा कैसा रहा सर, और अब तक के आप किन किन जगहों पर रहकर कार्य कर चुके हैं? एक रिगरस कोर्स होता है शुरू में, 3 साल का MD का जो कोर्स होता है बहुत ही रिगरस होता है। कई बार हम 48 घंटे 60 घंटे तक लगातार ड्यूटी करते थे और अब वो उस समय तकलीफ़ देह लगती थी कई बार, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी टाइम रहता है वो, और आज उसको सोच के बहुत हम आनंदित अनुभव करते हैं। मैं MBBS और MD दोनों MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया हूँ। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट रहा 3 साल। उसके बाद फिर मैं MP गवर्नमेंट में, जो छत्तीसगढ़ और MP एक ही था उस समय, मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिली। तो मैं उसमें विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, ग्वालियर, भोपाल और रीवा में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, जबलपुर में एसोसिएट प्रोफेसर रहा, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में। छत्तीसगढ़ में आने से पहले मैं कुछ साल विदेश में भी रहा, विदेश में भी काम किया। मैं यहाँ आने के बाद शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज है जो भिलाई में, वहाँ 5 साल तक करीब प्रोफेसर और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहा। और चूँकि वो आगे आने जाने में दूर पड़ता था, दिक्कत होती थी, इसलिए अभी करीब 1.5 साल से रिम्स मेडिकल कॉलेज है रायपुर, वहाँ पे प्रोफेसर हूँ। सर, जिस तरीके से आप बता रहे कि आप विदेश में भी काम कर चुके हैं, आपके हिसाब से विदेश के हॉस्पिटल्स में वहाँ की सोच में और यहाँ के हॉस्पिटल और यहाँ की सोच में आपको कितना अंतर देखने को मिला? एज सज डॉक्टर के तौर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे, चूँकि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम किया जहाँ पे रिसोर्सेज की एक कॉन्स्टेंट्स हमेशा रही, और वहाँ पे पैसा अधिक है लोगों के पास में, तो रिसोर्सेज की इतनी कॉन्स्टेंट्स नहीं रहती है। मेन बात वही है। बाकी इंडियन डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट वहाँ पे भी, बाहर भी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इंडियन डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। पेशेंट्स की संख्या कम रहती है वहाँ पे, अपने यहाँ बहुत सरकारी अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ संख्या कम रहती है, तो एक एक मरीज को ज़्यादा समय देते हैं और ज़्यादा उनको समझाने के लिए, जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते वो प्रश्न भी अधिक करते हैं। तो मूल रूप से कुछ बीमारियां यहाँ पे जैसे कुपोषण है, एनीमिया है, ज़्यादा है, उधर इतना नहीं है, तो ये थोड़ा फ़र्क है।
विदेशों में और यहाँ पे। सर क्योंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कितना ज्यादा उनको क्योर करने की आवश्यकता है, कितना ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वो जल्दी से इन्फेक्टेड ना हो। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। छोटे बच्चों को केयर में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, जो जन्म से ही यदि बताऊँ मैं, तो उनको एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट की सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट रहती है। तो साफ़ रखें, साफ़ कपड़े पहनाएं, और जो भी छूता है बच्चे को उठाता है वो उठाने से पहले साबुन से हाथ धो ले और साफ़ कपड़े रखे। जो भी बीमार व्यक्ति है, बीमार है, जिसको दस्त उल्टी या सर्दी खांसी बुखार रह रहा है, उस कमरे में प्रवेश मत करें। एक चीज़ और थोड़ा है हमारे देश में, जैसे कॉमनली बड़े लोग जैसे भी छोटे बच्चे को देखते हैं चूमने चाटने लग जाते हैं। जी जी, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में कुछ न कुछ जर्म्स रहते हैं, वायरस बैक्टीरिया रहते हैं जो उसके शरीर का हिस्सा रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में वो जर्म्स नहीं है। तो वो जर्म्स आपके चूमने से उसको ट्रांसमिट हो सकता है और बच्चे को बीमार कर सकता है। तो इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो बीमार व्यक्ति से दूर रखें बच्चे को, साफ़ एनवायरनमेंट रखें, और माँ का दूध सबसे इम्पॉर्टेंट है। माँ का दूध दें, और 6 महीने तक तो और कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। माँ के दूध के अलावा आजकल जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से विटामिन डी या आयरन समय समय पे देते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना। 6 महीने तक पानी भी नहीं देना है। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद ये भी ज़रूरी होता है कि बच्चे को जो सेमी सॉलिड फूड वो स्टार्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ का आहार उसके बाद पर्याप्त नहीं होता। वो बराबर स्टार्ट नहीं किए तो बच्चा कुपोषित होता है, और कुपोषण से फिर एनीमिया मतलब इन्फेक्शंस होते हैं। एनीमिया भी होता है, इन्फेक्शन होता है, तो एक साइकिल शुरू हो जाती है। तो बराबर आहार, सफाई और बराबर आहार, ये 2 मूल तत्व हैं बच्चों की बीमारी से रोकने के और बीमार व्यक्तियों को दूर रख के। आज की डेट में देखने को मिल रहा है सर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जो है वो फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं पूरी तरीके से। जो फिजिकल एक्टिविटी करते थे आज से कुछ सालों पहले की अगर मैं बात करूं, तो वो फिजिकल एक्टिविटी आजकल बच्चों में देखने को नहीं मिलती है। और ये कितना सही है आपके हिसाब से? ये भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, और मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ। कुछ हद तक तो मुझे लगता है वातावरण का भी इफेक्ट है। जैसे पहले गांव में आंगन होता था, उसमें बच्चे आंगन में खेलते रहते थे, दौड़ भाग करते थे, सूरज की रोशनी भी मिलती थी, जो विटामिन डी मिलता है उससे। शहरों में अब कीमत इतनी बढ़ गई है कि आंगन के लिए कोई जगह नहीं है, तो बच्चों के खेलने की जगह बहुत कम हो गई है। दूसरी बात, पार्क बहुत कम है, फ्री एरियाज़ शहरों में बहुत कम हो गए हैं। और तीसरा एक दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों का, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो, चाहे टीवी का स्क्रीन हो। तो ये दोनों तीनों की वजह से बच्चों को आउटडोर खेल बहुत कम हो गया है। ये बात सही है। इसमें हम सब की, समाज की और ख़ास करके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को थोड़ा सा सुपरवाइज करें, उनको थोड़ा एजुकेट करें। स्क्रीन टाइम स्पेशली इंक्लूडिंग टीवी और मोबाइल कम से कम रखें। 2 घंटे थे तो निश्चित रूप से कम, 2 घंटे से हरगिज ज़्यादा नहीं, जितना कम हो उतना अच्छा। और छोटे बच्चे हो खास करके, तो वो पेरेंट्स के सामने ही, यदि टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं तो पेरेंट्स के पास में ही रखें। बच्चे डेंजरस जो गेम्स जो होते हैं, जो वायलेंट गेम्स होते हैं, वो अकेले में मत देखें, और उसको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि एक एग्रेसिव बिहेवियर उससे बच्चों में डेवलप होता है। और जो स्क्रीन टाइम के बजाय हम उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ में प्रेरित करें, हाँ ज़्यादा इन्वॉल्व करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है। ब्रिस्क वॉकिंग है, रस्सी कूदना है, छुपा छुपी जो खेलते थे वो है, और एज के हिसाब से कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट जो भी खेलें। तो आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 घंटे की आउटडोर एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ एक और सवाल है सर कि पहले अगर हम बात करें तो बच्चे रोते थे तो उनके रोने के बाद माँ बाप उनको चिप्स का पैकेट या फिर चॉकलेट का पैकेट तुरंत नहीं देते थे। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चों की शुरुआत ही हो रही है, तो मुझे चॉकलेट चाहिए, चिप्स चाहिए, ये सारी चीजें, मतलब जो भी है पैक्ड आइटम, पैक्ड फूड जो है ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, क्योंकि वो रोते हैं, जिद करते हैं। तो ये जो पैकेट फूड है, पैकेट आइटम्स है, कितने अनहेल्दी हैं सर,
और जिस तरीके से बच्चों को बार बार इसका सेवन कराया जा रहा है और उनकी आदत उनको डाली जा रही है, तो आने वाले टाइम में ये कितना घातक साबित हो सकता है? अगेन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पैक्ड आइटम्स है, इनको कलेक्टिवली एक जंक फूड कहा जाता है और ये शरीर के लिए वाकई बहुत नुकसानदायक है। इन जंक फूड में जो पैकेज्ड फूड हैं, चाहे फूड्स और ड्रिंक्स दोनों की बात करूं मैं, इनमें एक तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है इन द फॉर्म ऑफ अनहाइजीनिक फैट बहुत ज़्यादा होता है, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल होते हैं और कलरिंग एजेंट्स होते हैं जो केमिकल्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। बच्चों को थोड़ा सा आदत पेरेंट्स को समझना होगा और थोड़ी आदत डालनी होगी। बच्चे भी ना कहना ना सुनना सीखें। बच्चों को ना सुनने और ना कहना दोनों सिखाना पड़ेगा पेरेंट्स को। तो ये पैकेज्ड आइटम्स के बजाय हेल्दी जो नाश्ते हैं वो घर में बना के दें। वो बहुत सारे हैं अपने यहाँ इंडिया में, तो कोई सीमा नहीं है, इतने सारे हेल्दी जो फूड है। कुछ एग्जांपल्स अपन जैसे डोसा है, मुरमुरे की भेल है, मखाने की भेल है, चीला है, चाहे छत्तीसगढ़ में चावल के चीला चलता है, बहुत सारे हैं, बेसन के चीला, मूंग का चीला, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं। तो वो हेल्दी फूड घर में बना के दें। ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लड्डू वगैरह बनाते हैं, तिल के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स वगैरह से, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू वो रेडी टू ईट भी घर में रख सकते हैं, कभी कभी वो दे सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स दें। तो ये चीज़ें अच्छा रिप्लेसमेंट है, स्वादिष्ट भी है और पौष्टिक भी है। तो जो पैकेज फूड को और ड्रिंक्स को दोनों को ही तो बहुत ना कहने की ज़रूरत है और ये पेरेंट्स को धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी बच्चों को। इसमें एक क्वेश्चन और है सर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज की डेट में जो बिजी लाइफस्टाइल है, पेरेंट्स की भी काफ़ी बिजी लाइफस्टाइल है, कहीं ना कहीं इस वजह से मतलब वो काम क्विकली हो जाता है कि हम बच्चे को पैकेट पकड़ा देते हैं और बनाने से समय की बचत हो जाती है। अगर आप वो पैकेट, कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है, कहा जा सकता है। थोड़ा बहुत सच्चाई हो सकती है इसमें, लेकिन हेल्थ के से कॉम्प्रोमाइज़ इस बहाने पे नहीं किया जा सकता। और कुछ चीज़ें रेडी टू ईट घर में भी बना के रख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लड्डू है, ड्राई फ्रूट्स है। फ्रूट्स हैं, इनको काटने में कितना समय लगता है। फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको तो रेडी टू ईट कभी भी दे सकते हैं। चने हैं, फूटे चने, मूंगफली और गुड़, ये चीज़ बहुत ही पौष्टिक है और बहुत ही हेल्दी है और स्वादिष्ट भी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेडी टू ईट या जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया कि फलाना चीज़ 2 मिनट बन जाती है करके, है ना, लेकिन बनाए तो एक माँ, मुझे लगता है उपमा भी उतनी ही जल्दी बना लेगी। हाँ, बहुत जल्दी बन जाता है उपमा। तो बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने पास और बिजी लाइफ स्टाइल ज़रूर है पेरेंट्स की, और दोनों पेरेंट्स वर्किंग है कई बार में, लेकिन उसकी वजह से हेल्थ के लिए वो एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। उससे ओबेसिटी भी बढ़ रही है बच्चों में और आगे चल के डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तरह तरह की बीमारियां अब अर्ली एज में शुरू हो, जो बड़ों को होती है वो अर्ली एज में शुरू हो रही है। पोलियो का टीका लगाया जाता था सर पहले, हम भी जब छोटे थे तो पोलियो का टीका लगाने के लिए लेके जाया जाता था। आजकल बहुत सारी वैक्सीन लगाई जाती है। किस किस तरह की ये वैक्सीन होती है और इसके क्या क्योर्स होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, ये थोड़ा सा आप समझाएंगे। वैक्सीनेशन का हमारी लाइफ में खास करके बच्चों को आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती थी जो मैंने खुद देखा है, पिछले 20 साल में देखा है कि वार्ड पूरा भरा रहता था। पोलियो से, डायरिया से, टाइफाइड से, पीलिया से, बहुत सारी बीमारियां होती थी। बहुत सारी इन बीमारियों को वैक्सीन से बचाया जा सकता है, जिनको वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस बोलते हैं। हम जब कॉलेज में पढ़ रहे थे और उसके कुछ साल बाद भी पोलियो के केसेस बहुत होते थे। तो जैसे आपने ऑब्जर्व किया पोलियो का, ये पोलियो वैक्सीनेशन के द्वारा ही हमारा देश 2011 में लास्ट केस पाया गया था पोलियो का। पूरे हमारे देश से इरेडिकेट कर चुके हैं पोलियो को, और ऑफिशियली 2014 में 3 साल तक जब कोई केस नहीं मिला तो 2014 में पोलियो फ्री WHO ने डिक्लेयर कर दिया है। इसी तरह से और भी बहुत सारे टीके हैं, जैसे पहले DPT लगता था,
डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस का। आजकल उसमें पेंटा आ गया है, उसमें हेपेटाइटिस बी और एच इन्फ्लुएंजा बी शामिल हो गया है। डायरिया के बचाने के लिए रोटा वायरस हो गया है। निमोनिया और मेनिंजाइटिस बचाने के लिए निमोकोकल वैक्सीन हो गया है। ये ज़्यादातर चीज़ें सब सरकारी अस्पताल में लग रही हैं और गवर्नमेंट ने सब इंक्लूड कर दिया। इसी वजह से इन बीमारियों की एक दर काफ़ी कम हो गई है, बीमारियां भी कम होती है और उससे मृत्यु भी कम होती है। कुछ और वैक्सीन हैं जो प्राइवेट डॉक्टर्स लगा रहे हैं, जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा रिकमेंडेड है और उनको भी लगाना चाहिए। जैसे टाइफाइड है, 5 साल तक के बच्चों को हर साल इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगता है, टाइफाइड है। और बच्चियों को खास करके 9 साल के ऊपर सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए आजकल HPV वैक्सीन आया है। और कुछ क्षेत्रों में जापानीज इंसेफेलाइटिस होती है, वहाँ पे उसका भी वैक्सीन लगता है। ऐसे बहुत सारे वैक्सीन हैं और इनको लगाने से वाकई में इन बीमारियों का दर है और मृत्यु दर है काफ़ी कम हुई है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों से और थोड़े ज़्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हेल्थ के लिए किस तरीके की जानकारी आप देंगे? हेल्थ के लिए जो बच्चों का है, उसमें बच्चों और बड़ों का मोटे तौर पे इसको 2-3 भाग कर सकते हैं। एक तो हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल में आपकी फिजिकल एक्सरसाइज जो आप बात कर चुके हैं, दूसरी डाइट की बात कर चुके हैं और तीसरी बात उनकी स्टडीज़ की आप यहाँ आऊँगा। फिजिकल एक्सरसाइज करीब 1 घंटे का तो डेली होना ही चाहिए। डाइट में करीब बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और कहूँगा, जनरली 5 वक्त खाना चाहिए सबको, बच्चों को भी और बड़ों को भी। उसमें 3 मोटे ग्रॉस मील्स होते हैं जिसको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बोलते हैं। ये आपके टोटल फूड का करीब हर बार 25% होना चाहिए, तो 75% तीनों मिला के। इसके अलावा 2 बार, एक तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक स्नैक्स लें और लंच और डिनर के बीच में एक स्नैक्स लें, तो 10-12% दोनों बार स्नैक्स लें। इस तरह से अपने फूड को डिवाइड करके लेना चाहिए। अब फूड में एक कंसेप्ट है बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें हमारे शरीर को की ज़रूरत के सारे पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में मिल रहे हैं। उसके लिए आवश्यक एक तो ये है कि आप हमारे भोजन का आधा हिस्सा, करीब आधा हिस्सा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होना चाहिए। बाकी आधे हिस्से में एक तो सीरियल्स और ग्रेन्स हैं, चाहे चावल, रोटी या आजकल मिलेट का चलन है वो हो सकते हैं, और दाल होना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, चाहे पनीर, दूध या कर्ड, दही, ये हो सकते हैं। तो ये सारे चीज़ का मिश्रण होना चाहिए। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स में करीब छोटे बच्चे जो 10 साल से करीब है 2 से 3 कप रोज़ फ्रूट सलाद मिक्स करके खाएं। और 10 साल से ऊपर के बच्चे तो को 4 से 5 कप खाना चाहिए डेली, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिला के। तो इस तरह से एक संपूर्ण आहार मिलता है जिसको अपन बैलेंस डाइट कहते हैं। एक्सरसाइज की बात कर चुके हैं अपन। बड़े बच्चों में अपन जो जंक फूड के लिए भी बचत की बात करते हैं। बड़े बच्चे आते हैं जिनको अपन किशोर वय कह सकते हैं, जो ना बच्चे होते ना बड़े होते हैं। तो उनके लिए एक चीज़ और है, उनको उनके शारीरिक चेंज होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं और उनको स्टडी का भी प्रेशर रहता है। तो इस तरह से काफ़ी वो लोग तनाव से गुजरते हैं। तो उनके लिए कहना चाहूँगा, एक तो स्टडी का रेगुलर रखें। कई बच्चे हैं साल भर तक पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, आखिरी समय एग्ज़ाम आएगी तो पढ़ लेंगे। तो उस समय फिर एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और फिर कभी वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ घटनाएं भी हो जाती हैं। तो एक पढ़ाई के ये रेगुलर रखने चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात है सोने की। सोने पर भी खास करके जो देखा स्क्रीन टाइम की बात की, उसकी वजह से और कुछ दूसरे कारणों से सोने का टाइम इरेगुलर होता है। तो ज़्यादातर सोने का बेस्ट टाइम है सबके लिए, वो बच्चों के लिए भी, शाम को 8 से मैक्सिमम 10:30 बजे के बीच सो जाएं। और छोटे बच्चों को तो 9 से 10 घंटे की स्लीप की ज़रूरत होती है और बड़े बच्चों को ही कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। बराबर स्लीप होगी तो अगले दिन वो पूरा फ्रेश होके उठेंगे, बॉडी चार्ज रहेगी। यस सर, इसके अलावा मैं ये भी पूछ रही थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लोग बच्चे जो हैं वो देखते हैं, अब उसमें यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो, बच्चों के वीडियो आते हैं, लेकिन है तो वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। उसके रेडिएंस कितना दुष्प्रभाव रहते हैं, कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और क्यों बच्चों को इससे बचना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, एक्सेसिव यूज से एक तो आँखों में स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है, गर्दन में भी हेडेक हो सकता है, गर्दन में भी अकड़न जैसी आ सकती है, और ज़्यादा यूज़ करने से फिर उनमें एक चिड़चिड़ापन, नींद कम लगना, चिड़चिड़ापन, और एग्रेसिव जैसे गेम्स देखते हैं तो उनमें एक एग्रेसिवनेस हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचाव ज़रूरी है। कोशिश करें कम से कम यूज़ करें, और हरगिज़ 2 घंटे से ज़्यादा तो हरगिज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, और पेरेंट्स के सुपरविज़न में करें, और वायलेंट गेम्स से बचें, क्योंकि शरीर के लिए बुरा प्रभाव तो बुरा प्रभाव डालता है शरीर में, इसलिए ये ज़रूरी है कि उसको लिमिट करें। सर, ये HMPV वायरस को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों को पहले डिटेक्ट कर रहा है, और अगर डिटेक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और अगर डिटेक्ट हो भी रहा है बच्चा इससे, तो इसके क्या क्या क्योर्स हैं? इसका पूरा नाम ह्यूमन मेटानिमो वायरस है। इतना नया नहीं है, इसको पहली बार करीब सन 2001 के आसपास डिटेक्ट किया गया था। अभी थोड़ा सा ज़्यादा पाया जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो कॉमन प्रिकॉशंस हैं वो लेना चाहिए। जनरली ये बहुत छोटे उम्र के बच्चों को, जो 5 साल से कम है उनको, या बुजुर्गों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है, या जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जिनको एज़मा है, या किडनी या फेफड़े की बीमारी है, उनमें सीरियस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। शुरुआत इसकी जैसे ज़्यादा कॉमन कोल्ड कफ जैसा होता है वैसी होता है, नाक बहना, खांसी आना, छींक आना, बुखार आना, हेडेक, बॉडी एक हो सकता है, और ज़्यादातर केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, धीरे धीरे अपने आप ठीक होता है। ये बुखार, हेडेक वगैरह के लिए, शरीर दर्द के लिए पैरासीटामॉल, और सबसे इम्पॉर्टेंट है रेस्ट लेना और हाइड्रेटेड रहना। डाइट अच्छे लें और हाइड्रेटेड रहें, पानी अच्छे से पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें, डाइट लें और रेस्ट लें, ज़्यादातर केसेस ठीक हो जाते हैं। कुछ छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों में ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है, तो उनमें कुछ रेड फ्लैग्स जिनको कह सकते हैं कि अपने को सावधान कब रहना है। यदि बच्चा सुस्त हो रहा है, खा पी नहीं पा रहा है, तो या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सांस उसकी तेज़ चल रही है, या सीने में दर्द हो रहा है, ऐसी स्थिति में तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम बच्चों में हो रही है, बहुत कम है, तो एकदम पैनिक की ज़रूरत नहीं है। बचाव का इसका कॉमन जो अपन ने कोरोना वायरस से सीखा है कि हैंड हाइजीन, हाथ को धोते रहें, अल्कोहल रब यूज़ कर सकते हैं, जो सैनिटाइज़र वो यूज़ कर सकते हैं, नाक आँख वगैरह को छूने से अवॉइड करें, क्योंकि ये दूसरे जिसको क्राउडेड प्लेस पे बचें, जिसको एक को इन्फेक्शन है वो खांसेगा, छींकेगा, उससे दूसरे को फैल सकता है। और डायरेक्ट के अलावा जैसे किसी ने नाक को टच किया और टेबल को टच किया या डोर नॉब को टच किया, इनसे भी फैल सकता है। तो इसलिए हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है, नाक कान को छूना अवॉइड करें, क्राउडेड प्लेस से बचें, और जिनको तकलीफ़ है, जिसको बीमार है, उससे दूर रहें। घर में यदि किसी को होता है तो खांसते छींकते समय नॉर्मल एक हैंकी या टिश्यू यूज़ करें, या दोनों ही नहीं है तो ये एल्बो को ऐसे करके करना चाहिए खांसते छींकते समय, तो आपकी जो वायरस या बैक्टीरिया निकलते हैं वो इधर रहेगी, दूर नहीं फैलेगी और सामने को इन्फेक्ट नहीं करती। ये कॉमन प्रिकॉशंस की ज़रूरत है उसके। एक अंतिम सवाल लूँगी सर मैं आपसे कि गर्मियाँ आ रही हैं, और एक टिप्स आप अपनी तरफ से क्या देंगे कि किस तरीके से डिहाइड्रेशन से बचे बच्चे और बड़े दोनों ही? गर्मियों में किस किस तरीके से क्या क्या फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से बॉडी पूरी तरीके से हाइड्रेटेड रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। गर्मी में एक तो कुछ बीमारियां ज़्यादा होती है, वाटर बॉर्न डिसीजेस गर्मी में और शुरू के बरसात में ज़्यादा होती है, जैसे डायरिया है, डायरिया डिसेंट्री है, टाइफाइड है, और पीलिया वगैरह की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। तो एक तो अपने को पानी कहाँ से पी रहे हैं उसका थोड़ा ध्यान रखें, पीने के लायक पानी है कि नहीं है, वो है। स्ट्रीट फूड
कई जगह देखा गया है, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा हाइजीन नहीं रहती है, तो थोड़ा सा कॉशन लेके देखें, प्रिकॉशन लेके जांचें कि कहाँ खाने के लायक है, कहाँ खाने के लायक नहीं है। और जहाँ तक हाइड्रेशन के लायक है, सबसे अच्छा हाइड्रेटिंग चीज़ है वो पानी है। पानी खूब पिएं, मिनिमम एक एडल्ट के लिए 2.5 से 3 लीटर तो मिनिमम माना जाता है, ज़्यादा भी पी ले तो और ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ें जो हाइड्रेट करने के लिए है, उसमें अपन वही देसी सब चीज़ें हैं, जैसे आम का पाना है, छाछ है, नारियल पानी है, और किसी को दस्त उल्टी यदि लगती है तो ORS ले, जिंक की टैबलेट या सिरप शुरू कर सकते हैं, और ORS भरपूर मात्रा में लें। तो हाइड्रेशन रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है गर्मी में। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राम मनोहर, जो पेशे से एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो हैं, लेकिन आज की इस पूरी अवेयरनेस वाली चर्चा में इसलिए कह रही हूं कि इस बार ये जो चर्चा हो रही थी, ये छोटे बच्चों पे हो रही थी, और छोटे बच्चों से जो थोड़े और बच्चे बड़े हो जाते हैं उन पर हो रही थी। किस तरीके से उन्हें क्योर किया जाए, इस पर हो रही थी। तो सारी टिप्स डॉक्टर साहब ने हमें दी। इसके अलावा उन्होंने आने वाली गर्मियों को लेकर भी हमें टिप्स दी कि किस तरीके से एक बच्चा और युवा या बुजुर्ग अपनी बॉडी को किस तरीके से वो हाइड्रेटेड रखना चाहते हैं और हाइड्रेटेड रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो छोटे बच्चों को कैसे क्योर करना है, इसकी पूरी जानकारी उन्होंने दी। छोटे बच्चों से दूर रहें, आप ज्यादा से ज्यादा हाइजीन मेंटेन रखें। बच्चों को आज की डेट में जिस तरीके से फूड पैकेट्स जो दिए जा रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बचना चाहिए। बच्चों को घर पे ही बनाया हुआ खाना परोसे। इसके अलावा उनकी नींद पर पूरी तरीके से ध्यान दें कि बच्चा पूरी तरीके से नींद ले रहा है या नहीं। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स जो है डॉक्टर राम मनोहर ने हमें दी है, और एक बहुत ही सार्थक चर्चा जो है वो हमारे इस टीम के साथ की है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।